गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी स्टडी। एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस के अंदर बच्चों। और हमारा जेड सिलेबस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ये दोनों चैप्टर क्लियर हो चुके हैं बच्चों, और उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और कहीं कोई डाउट से और दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, ठीक है। तो मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चनों के जवाब मिलते हैं आपको। कल भी मैंने काफ़ी क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं, रात को कई बच्चों ने क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब मिलते रहेंगे। इसके अलावा बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का आज का जो हमारा लेक्चर है वो एसिड एंड बेस है बच्चों। हम लोग शार्प हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। ये साथ साथ के चैप्टर एक साथ एसिड बेस हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, और एक केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति की, वो भी हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे बच्चों। हम तो एसिड बेस की बात कर रहे हैं बच्चों, अम्ल और क्षार की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में बहुत अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। बहुत छोटी क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार के लिए आपने पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये सब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा बच्चों, पढ़ा है आप लोगों ने। और बहुत सारे अम्ल के और क्षार के उदाहरण भी पढ़े होंगे आप लोगों ने। यहाँ थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आपका कंपटीशन लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ हम लोग जेट की बात कर रहे हैं। तो जेट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एसिड बेस की या अम्ल और क्षार की बात करें तो अम्ल और क्षार के एक्चुअल में 3 बड़े सिद्धांत मार्केट में हैं जो दिए गए हैं। पहला है बच्चों इसके अंदर आर्हेनियस सिद्धांत, आर्हेनियस सिद्धांत। उसके बाद सेकंड है बच्चों इसके अंदर ब्रॉन्स्टेड-लोरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी सिद्धांत। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत। तो कहने का मतलब है देयर आर 3 थ्योरीज फॉर द डिस्कशन अबाउट एसिड एंड बेस, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी एंड लुईस एसिड बेस थ्योरी। ये 3 ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने अम्ल और क्षार को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। और आपको ये भी मालूम है बच्चों, इस बात के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है, और आप सब जानते हैं कि जब भी कोई नई थ्योरी आती है तो पुरानी थ्योरी के जो ब्लैक शीट्स होते हैं, जो पुरानी थ्योरी के जो लिमिटेशंस होते हैं, जो सीमाएं होती हैं, जो कमियां होती हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए नई थ्योरीज आती हैं। तो जब तक उसका कंप्लीट जो कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन नहीं होता प्रॉब्लम का, जब तक सॉल्यूशन नहीं होता तब तक थ्योरीज आती रहती हैं। और फिर जब सारा रेक्टिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसको एडवांस किया जाता है, थ्योरीज को एडवांस किया जाता है कि भाई और अच्छे लेवल पे थ्योरीज क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग अम्ल और क्षार की जो थ्योरीज हैं बच्चों, वो 3 थ्योरीज हैं पढ़ेंगे। और सबसे पहले थ्योरीज हैं आर्हेनियस थ्योरी। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। हेडिंग लिखेंगे आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत। एसिड बेस थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, जो बचपन से पढ़ते आ रहे वही थ्योरी इसने दी थी। क्या पढ़ते आए हो, आपने पढ़ रखा है अम्ल के बारे में। क्या होता है अम्ल? आप कहते हैं अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। दूसरा क्या पढ़ा है, जलीय विलयन में क्या देते हैं बच्चों, H+ आयन देते हैं। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं।
सिंपल डेफिनेशन कर लो कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू आरएनएस। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल H2SO4, HCl, RCOH, HNO3, HCN, H2CO3, these are the examples of acid। ठीक है, और क्षार क्या है बच्चों? क्षार क्या है? यूँ कह सकते हैं, क्षार की बात करें तो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एग्जाम्पल आप जानते हैं, LiOH, NaOH, KOH, NH4OH, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। थ्योरी, जब आरएनएस थ्योरी आ गई तो इस थ्योरी का फायदा क्या हुआ ये भी हमें जानना चाहिए। तो यूँ कह सकते हैं कि इस थ्योरी का लाभ क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ। पहला प्रॉफिट तो ये था बच्चों कि ये रिएक्शन आने के बाद में ये पता लग गया कि अम्ल और क्षार की उत्प्रेरक प्रकृति होती है। तो यूँ कह सकते हैं अम्ल व क्षार की उत्प्रेरक प्रकृति की का जो पता लगा वो इस थ्योरी के बाद में पता लगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में सेकंड बात करें बच्चों इसके अंदर, तो सेकंड बात ये हो गई बच्चों इसके अंदर, वो ये था कि उदासीनीकरण ऊष्मा की जानकारी, उदासीनीकरण ऊष्मा की जानकारी थी बच्चों, वो भी इसी थ्योरी के बाद में मिली। उदासीनीकरण जो ऊष्मा होती है उसकी जानकारी भी इसी के बाद में मिली। तो दो बड़े फायदे क्या हुए इस सिद्धांत के। पहला फायदा तो ये हुआ कि अम्ल और क्षार की उत्प्रेरक प्रकृति भी होती है, उसकी जानकारी मिली। और दूसरा फायदा ये हुआ कि उदासीनीकरण ऊष्मा कोई चीज़ होती है उसके बारे में भी नॉलेज इसके बारे में मिली। बात समझ आ रही है आपको? दूसरी बात यह बच्चों कि कमी क्या रही इस सिद्धांत की। अगर हम लोग बात करें इसकी लिमिटेशन की बात करें, कमी की बात करें, तो कमी क्या रही बच्चों? इसमें कमी ये रही, पहली बात तो यह है कि यह सिद्धांत बिना किसी का जलीय विलयन बनाए, जलीय विलयन के बिना अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता। मतलब अगर आप इसको बहुत पूछो कि भैया बताओ कोई भी कंपाउंड देके अम्लीय क्षार, तो कहेगा नहीं, पहले जल में कूदाओ। जल में कूदेगा, कूदने के बाद अगर वो H+ चिल्लाएगा तो वो अम्ल है, और OH चिल्लाएगा तो क्षार है। मतलब बिना पानी में कूदाए तो बता ही नहीं सकता अम्ल के क्षार है। दूसरी बात, कुछ ऐसे थे जिन लोगों ने कहा चल ठीक है इनको पानी में भी कूदा दे, डाल दे जल में, डूब जाने दे, फिर बता दें अम्ल क्षार, जैसे SO2, CO2 एसिडिक नेचर है, बता ही नहीं पाया। क्यों? H+ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये थ्योरी इसलिए फेल हो गई कि वो यौगिक जिनकी नेचर तो एसिडिक थी, जिनकी प्रकृति तो अम्लीय थी, लेकिन जिसके अंदर क्या नहीं था बच्चों, H+ आयन थे ही नहीं, तो उसको जलीय विलयन में भी ये घोल करके नहीं बता पाया कि वो अम्ल है या क्षार है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था आपका आरएनए सिद्धांत, जिसने कहा कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है अम्ल कहलाता है, जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है वो क्षार कहलाता है। और फिर ये सिद्धांत से दो फायदे बड़े क्या हुए लोगों को कि अम्ल और क्षार की उत्प्रेरक प्रकृति होती है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में इस थ्योरी के बाद में जानकारी मिली लोगों को। एक न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी जो होती है
यूँ कह सकते हैं उदासीनीकरण जो ऊष्मा होती है उसकी जानकारी भी इसी सिद्धांत के बाद में मिली। इसकी ब्लैक शीट्स क्या रही बच्चों, इसकी ब्लैक शीट्स ये रही, कमी ये रही, लिमिटेशन ये रही कि बिना जल में घोले ये नहीं बता सकता कि अम्ल है क्षार है। और दूसरा बड़ा लॉस इसका ये रहा कि जिनमें H+ आयन नहीं है उसके बारे में नहीं बता सकता ये अम्ल या क्षार है। आरएनएस की इस थ्योरी को रिजॉल्व करने के लिए जो बंदा आया उसका नाम था ब्रांस्टेड-लोरी। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग ब्रांस्टेड-लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। हेडिंग लिखेंगे ब्रांस्टेड-लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत, एसिड बेस थ्योरी ऑफ ब्रांस्टेड-लोरी। ब्रांस्टेड-लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रांस्टेड-लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत, एसिड बेस थ्योरी ऑफ ब्रांस्टेड-लोरी। बच्चों अब ये इसने भी H+ के बारे में तो बात की, लेकिन अगर ये H+ बोलता तो लोग पकड़ लेते भाई तू तो आरएनएस की बात को रिपीट करा। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई बात ऐसी है, इसने थोड़ा सा अपना स्टेटमेंट चेंज किया और अम्ल के लिए कहा उसने कि वे स्पीसीज जो H+ को इसने कहा प्रोटॉन दाता है अम्ल कहलाते हैं। यूं कह सकते हैं प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल कहलाएगा। इसने कहा ये वो एसिड कहलाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? सीधी बात हो गई। तो डिफाइन क्या करेंगे, ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार वे स्पीसीज जो H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं बताइए, वो कहलाते हैं आपके अम्ल। इसको आप याद रखेंगे लिस्ट के अकॉर्डिंग। इसके एग्जाम्पल में लिस्ट नंबर फर्स्ट क्या कहती है, लिस्ट नंबर फर्स्ट कहती है H2SO4, H2SO3, H2S। दूसरी लिस्ट कहती है इसके अंदर HNO3, HNO2, HCN, HX बोले तो HCl, HBr, HOX, HOCl। और उसके बाद में नेक्स्ट बताया इसने H2CO3। इसके बाद में RCOH और H3PO4, H3PO3, देन H3PO2। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो इसने लिस्ट फर्स्ट में रखे। लिस्ट सेकंड की बात मैं करूं तो लिस्ट सेकंड में जो इसने एसिड बताए वो सब यही थे। इसको कह सकते हैं HSO4 माइनस, इसको बोल सकते हैं HSO4, HSO3 माइनस, HS माइनस। ठीक है बच्चों, इसको छोड़ दीजिए लिस्ट सेकंड में, इसको छोड़ दीजिए। इसमें से H निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा बता देंगे, मेरे पास में ये बन जाएगा HCO3 माइनस। इसमें से H निकाल देंगे क्या बच जाएगा बता सकते हैं, RCOO माइनस। ठीक है, इसमें से क्या बच जाएगा बच्चों मेरे पास में, ये बच जाएगा, बोलिए, यह बच जाएगा मेरे पास में H2PO4 माइनस। या यूँ कह सकते हैं मेरे पास में बच जाएगा HPO4 माइनस का 2। या यूँ कह सकते हैं इसमें से बच जाएगा H2PO3 माइनस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे, सब में से HS निकल गए। ये भी सब एसिड की लिस्ट में रखे उसने। लिस्ट थर्ड उसने रखी बच्चों, लिस्ट थर्ड रखी, उसके अंदर एग्जाम्पल बताया उसने NH4+, PH4+ और H3O+। ये एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स दिए किसने दिए, ब्रांस्टेड-लोरी ने। खास बात ये है इसके अंदर बच्चों कि कुछ VIP एग्जाम्पल भी दिए इसने, ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। VIP एग्जाम्पल की बात करें तो VIP एग्जाम्पल में दिया उसने H2O, NH3, NH3 और PH3। इन तीनों को भी उसने क्या माना बच्चों, इन तीनों को भी उसने एसिड माना। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? फिर क्षार के बारे में बात करें, एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षार की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो यूँ कह सकते हैं
अगर क्षार की बात करेंगे तो उसने कहा कि वे स्पीसीज जो प्रोटोन ग्राही होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर्स होते हैं, प्रोटोन लेते हैं, क्षार कहलाते हैं। और उसके अंदर भी उसने एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों तो वही 3 लिस्ट दी, बता दूं मैं आपको। और पहली लिस्ट उसके अंदर क्या थी बच्चों? पहली लिस्ट इसके अंदर थी आपकी LiOH से लेकर के CSOH तक, ठीक है बच्चों। इसके बाद में इसी के अंदर हम लोग कह सकते हैं BeOH का होल ट्वाइस से लेकर के BaOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस से लेकर के आपका यहाँ आ जाएगा AsOH का होल थ्राइस, ठीक है बच्चों। या Ga तक ले लो आप लोग, गैलियम तक, ठीक है। उसके अलावा AgOH हो गया आपका, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स के अलावा NH4OH हो गया, जहाँ भी OH आपको दिख रहा है, ठीक है, वो यूँ कह सकते हैं बच्चों। ये लिस्ट फर्स्ट थी जिसको उसने क्षार कहा। दूसरी लिस्ट के अंदर यही आपको लेना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, वहाँ मैंने NO3 ऐड नहीं किया था, NO3 माइनस ऐड हो जाएगा, NO2 माइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास में X माइनस ऐड हो जाएगा, OX माइनस मेरे पास में ऐड हो जाएगा। तो ये सारे तो आप कह सकते ये तो एसिड के एग्जाम्पल थे, यही तो उसका इसी का प्रॉब्लम था कि इसने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिनको एसिड भी कहा और बेस भी कहा। क्यों कह सकते सम एग्जाम्पल्स आर केप्ट एसिड एज वेल एज बेस। ये इसका जो है फेलियर का प्रॉब्लम भी बना। उसके बाद में लिस्ट थर्ड की बात करें बच्चों इसके अंदर, तो लिस्ट थर्ड के अंदर क्या किया इसने? NH4 को बनाया NH2 माइनस, ठीक है बच्चों। PH4 को बनाया PH2 माइनस, ठीक है बच्चों। और H3O प्लस को बनाया OH माइनस। और VIP एग्जाम्पल भी एज इट इज थे। बात समझ में आ गई आपको? तो आप कहेंगे सर ये तो ब्रांचेड लोरी का फिर फ़ायदा क्या हुआ लोगों को? बिल्कुल फ़ायदा ये हुआ, एक प्रॉफिट इसके अंदर ये हुआ बच्चों। अगर हम लोग लाभ की बात करें कि ये क्या बेनिफिट मिला इस ब्रांचेड लोरी से, तो इसने कहा कि भाई जल में घोलने की ज़रूरत नहीं है, जलीय विलयन की आवश्यकता आपको नहीं है, जलीय विलयन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी की बात करें एसिड और बेस की तो जलीय विलयन की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रॉफिट था। लॉस क्या था भैया? लॉस ये था, इसके लॉस की बात करेंगे, इसकी हानि की बात करें, क्या नुकसान पहुंचाया इसने? तो बच्चों एक तो ये है कि ये भी बेचारा फेल रहा, किसके बारे में? SO2 और CO2 जैसे कंपाउंड थे, उसकी एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन की बात नहीं था, क्योंकि प्रोटॉन थे ही नहीं। और दूसरी बात ये थी बच्चों, इसने जो इसका सेकंड था कि उसने एसिड और बेस में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिसको अम्ल भी माना और क्षार भी माना। मतलब ये एसिड भी और बेस भी हैं, ये एसिड भी हैं और बेस भी हैं, ठीक है। और ये तो बाकायदा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल्स हैं जो ब्रांचेड लोरी के तो अम्ल हैं लेकिन लुईस के अम्ल नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो गई बात? चलें अपन। तो यहाँ NH4 प्लस H3O प्लस ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपके ब्रांचेड लोरी के तो आपके एसिड हैं लेकिन लुईस के एसिड नहीं है। लुईस की बात करेंगे जब वहाँ बताएंगे आपको किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसको जो ब्रांचेड लोरी था उसने इसको अम्ल में भी रखा और क्षार में भी रखा, कुछ एग्जाम्पल ये भी थे। बात क्लियर हो गई बच्चों? ब्रांचेड लोरी यहीं नहीं रुका, उसने अपने थोड़ी से आगे और सिद्धांत बढ़ाया और उसने एक कंसेप्ट और दिया जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और वो था आपका संयुग्मी अम्ल तथा संयुग्मी क्षार का कॉन्सेप्ट, यूँ कह सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट नाम था उसका, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड
एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, इसकी बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना है। अम्ल की डेफिनेशन क्या है आप बता दीजिए। अम्ल की डेफिनेशन आप कहेंगे जो H प्लस देता हूँ अम्ल कहलाता है, यही तो कहेंगे आप। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, संयुग्मी अम्ल की, ठीक है, या संयुग्मी क्षार की, तो पहले संयुग्मी अगर बात करें हम लोग संयुग्मी क्षार की, तो यूँ कह सकते हैं, आप मुझे बताइए H क्या है यहाँ पर, या छोड़ो आप इसको यहाँ लिख लो अम्ल। अगर किसी अम्ल में से आप क्या करते हैं बच्चों, H प्लस आयन निकाल देते हैं या OH माइनस आयन जोड़ देते हैं। यदि किसी अम्ल में से H प्लस आयन निकाल दिया जाए या OH माइनस आयन जोड़ दिया जाए तो बनने वाली स्पीशीज कहलाती है संयुग्मी क्षार। कहने का मतलब ये है एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, HCl। मेरे पास दो ऑप्शन है इसको क्षार बनाने के, संयुग्मी क्षार बनाने की। या तो मैं इसमें से H प्लस निकाल दूं, अगर मैं इसमें H प्लस निकालूंगा क्या बचेगा बताओ, Cl माइनस। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर OH जोड़ दूं, ये तो मैंने H प्लस निकाल दिया, इसमें से रिमूव कर दिया बच्चों, ठीक है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर OH जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा H2OCl। बना कि नहीं बना बताओ, बन गया। तो यूँ कह सकते हैं कि यदि किसी यौगिक में H प्लस में से H प्लस निकाल दिया जाए या OH माइनस जोड़ दिया जाए तो वो अम्ल जो है संयुग्मी क्षार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या एक बात और मैं आपको बताऊंगा जो याद रखनी है, वो याद रखनी है बच्चों, अगर अम्ल प्रबल है तो उसका जो संयुग्मी क्षार बनेगा, संयुग्मी क्षार जो बनेगा वो दुर्बल बनेगा। ध्यान रख लेना, आपको याद रखना है। अगर अम्ल प्रबल तो संयुग्मी क्षार दुर्बल, और अगर अम्ल दुर्बल तो संयुग्मी क्षार प्रबल। याद रहेगा आपको। तो मुझे बताइए HCl बताइए क्या है, आप कहेंगे सर प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल तो जानते हो ना आप लोग, बता रखा है आपको कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन तीव्रता से देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो धीमी गति से H प्लस देते हैं वो क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जितने भी खनिज अम्ल होते हैं आपके, जितने भी खनिज अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे खनिज अम्ल जो है बच्चों वो कहलाते हैं आपके प्रबल अम्ल। और जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं आपके, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये सब क्या कहलाते हैं आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो दुर्बल अम्ल से जो क्षार बनेगा संयुग्मी क्षार वो प्रबल बनेगा, और अब प्रबल अम्ल से जो संयुग्मी क्षार बनेगा दुर्बल बनेगा। बात समझ आ गई है आपको, ठीक है। अम्ल आपको याद रहेगा दो टाइप के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। खनिज अम्ल तो आप जानते हो, है ना, और कार्बनिक, मतलब यूँ कह सकते हैं कार्बनिक अम्लों को छोड़ करके जो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, बोलो, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बात समझ आ गई। इस तरीके से अगर ये संयुग्मी क्षार हो गया मेरे पास में, अगर संयुग्मी अम्ल की बात मैं करूँ तो क्या बात होगी, तो आप इस तरीके से कहेंगे, ये हो गया आपका संयुग्मी अम्ल। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि कोई भी क्षार आपके पास में है उसमें से या तो आप OH माइनस आयन निकाल दीजिए या फिर यूँ कह सकते हैं H प्लस आयन जोड़ दीजिए, तो जो बनता है वो कहलाता है आपका संयुग्मी अम्ल। तो यूँ कह सकते हैं कि यदि किसी स्पीशीज से या यदि किसी क्षार से OH माइनस आयन निकाल दिया जाए या H प्लस आयन जोड़ दिया जाए तो बनने वाली स्पीशीज है, जो बनने वाला पदार्थ वो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। और वाइस वर्सा से बात करें, यहाँ पर बात करें, एज यूजुअल सिंपल बात होगी कि अगर आपका क्षार प्रबल है, अगर आपका क्षार प्रबल है तो संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा, और अगर संयुग्मी क्षार आपका दुर्बल है तो आपका जो संयुग्मी अम्ल बनेगा वो प्रबल बनेगा। बात समझ आ गई आपको, क्लियर। प्रबल क्षार तो आपको पता ही है, LiOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, सब प्रबल क्षार है। और दुर्बल क्षार आप जानते हैं NH4OH। समझ में आ गया, पहले एग्जाम्पल बता चुका हूँ आपको, ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलिए, ठीक है, चलें आगे। तो ये था आपका कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट जो दिया था ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ही। बात क्लियर हो गई बच्चों। इसके बाद में जब हम लोग आगे चलते हैं तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ही एक चीज़ और दी जिसको हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ सॉल्वेंट, विलायकों के प्रकार। तो हेडिंग डालिए विलायकों के प्रकार।
हेडिंग डालेंगे बच्चों विलायकों के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। हेडिंग है बच्चों विलायकों के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। विलायकों के प्रकार की बात करें बच्चों तो इसके अंदर विलायक आपका बताया निम्न 6 टाइप के होते हैं। बेसिकली 6 टाइप्स के आपके विलायक होते हैं। इसमें फर्स्ट है बच्चों आपका प्रोटॉन दाता विलायक। प्रोटॉन दाता विलायक सिंपल सी बात है, वे विलायक जो प्रोटॉन त्यागते हैं, प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता विलायक कहलाते हैं। एग्जाम्पल H2SO4 हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा, HCN हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका H2CO3 हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सब एग्जाम्पल है प्रोटॉन दाता विलायक के। दूसरे होते हैं बच्चों इसके अंदर प्रोटॉन ग्राही विलायक। प्रोटॉन ग्राही विलायक, आपको ये वैसे भी नाम से पता लग रहा है कि विलायक जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन ग्राही विलायक कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास में NH3, ठीक है, लोन पेयर होता है, आपको होता है। एक होता है N2H4, बता सकते हैं N2H4 क्या होता है? जो होता है NH2NH2, नाम बता सकते हैं इसका क्या नाम होता है? सही जवाब हाइड्रोजीन, ठीक है। इसके अलावा जानते हैं क्या है? पिरिडी। तो ये सारे एग्जाम्पल है प्रोटॉन ग्राही विलायक। तीसरा होता है इसके अंदर उभय प्रोटिक विलायक। अगर उभय प्रोटिक विलायक की बात करें बच्चों तो ये वो विलायक हैं जो डिपेंड करता है सामने जिसको आप बोल रहे हो उससे प्रोटॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो यूँ कह सकते हैं दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। ये प्रोटॉन दाता की तरह भी बिहेव करते हैं और प्रोटॉन ग्राही की तरह भी बिहेव करते हैं। ये कहलाते हैं उभय प्रोटिक विलायक। क्या कहलाते हैं बच्चों? उभय प्रोटिक विलायक। इसका एग्जाम्पल है वाटर, आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। उभय प्रोटिक विलायक के बाद में फोर्थ एग्जाम्पल आपका आता है बच्चों, फोर्थ टाइप आता है, वो आता है आपका अप्रोटिक विलायक। अप्रोटिक विलायक, अप्रोटिक विलायक है, यूँ कह सकते हैं ना तो ये प्रोटॉन देंगे और ना लेंगे। और इसका एग्जाम्पल जितने में अध्रुवीय विलायक होते हैं, अध्रुवीय विलायक जो होते हैं बच्चों वो प्रोटॉन ना देते हैं ना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं CCl4 हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका CS2 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा C6H6 बेंजीन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रोटिक विलायक, ठीक है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके बाद में फिफ्थ टाइप की बात करें बच्चों, फिफ्थ टाइप का जो होता है हमारा वो होता है समतलीय विलायक। समतलीय विलायक की बात करें हम लोग, ठीक है बच्चों, तो ये वो विलायक होते हैं जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाए तो अप्रोक्स 100% अगर आयनित हो जाता है। अगर उसका आयनन उसके अंदर ज़्यादा अधिकतम होता है तो वो कहलाता है आपका समतलीय विलायक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, बात करें H2CO3 की, बात करें HCN की, तो ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों? ये सारे के सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं। किसके अंदर हो जाते हैं बताइए? ये सब डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके किसके अंदर? NH3 के अंदर, ठीक है बच्चों, बात समझेंगे, सॉरी H2O के अंदर। और अगर बात करें हम लोग दूसरा बात करें हम लोग इसके अंदर RCOOH, अगर इसको घोलोगे आप तो ये घुल जाता है किसके अंदर? NH3 के अंदर, ठीक है बच्चों। यहाँ अगर हम लोग बात करें जो 6 टाइप होता है वो होता है बच्चों आपका विभेदकीय विलायक। विभेदकीय विलायक, ये विभेदकीय विलायक जो होता है बच्चों, इस विभेदकीय विलायक का काम होता है कि ये मतलब सेम नेचर नहीं होता है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन होता है। अगर मान लीजिए चाहेगा तो कुछ तो इसमें घुल जाएंगे और कुछ नहीं घुलेंगे, इसके अंदर इक्वल नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अगर NH3 के अंदर घोल देते हो तो ये इसके अंदर जो इसका आयोनाइजेशन होगा वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों? तो यूँ कह सकते हैं तो जो आपका सॉल्वेंट होते हैं, जो विलायक होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं।
ठीक है। पहला हो गया आपका प्रोटोन दाता विलायक, दूसरा हो गया प्रोटोन ग्राही विलायक, तीसरा हो गया आपका उभय प्रोटिक विलायक, चौथा हो गया अप्रोटिक विलायक, पांचवा हो गया आपका कौन सा इसके अंदर समतलीय विलायक, और छठा आपका हो जाएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इसके अंदर हो जाएगा आपका विभेदकीय विलायक। बात समझ आ गया आपको। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अब तक हम लोगों ने एसिड एंड बेस थ्योरी पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि 3 थ्योरीज ऐसी हैं जो मार्केट में हैं। पहला बताया आपको आरएनएस थ्योरी, और आरएनएस थ्योरी के अंदर मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि अम्ल और क्षार को उसने वाटर के बेस पे जो है क्लासीफाई किया, जो H+ देगा वो अम्ल है और जो H देगा वो क्षार है। उसके बाद में मैंने आपको ब्रांस्टेड लोरी के बारे में बताया, और ब्रांस्टेड लोरी ने क्या किया बच्चों, उसने H+ को प्रोटोन कहा, मतलब जो प्रोटोन देगा वो अम्ल है, जो प्रोटोन लेगा वो क्षार है, और अपनी बाकायदा उसने लिस्ट रखी पूरी। और लिस्ट में भी खास बात ये रखी बच्चों, हमने उसमें ये देखा कि लिस्ट 1 2 3, तो लिस्ट नंबर 2 जो था हमारे पास में वो एसिड भी थी और बेस भी थी। और मैंने कहा यही इसका क्या था, नेगेटिव पॉइंट था, यही इसका फेलियर था, ये इसकी लिमिटेशन थी। और उसमें सिंपल सी बात हम लोगों ने कही कि इसने कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे रखे जो अम्ल भी थे और क्षार भी थे। बात समझ में आ गई आपको। फिर उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर आगे बात किया, तो ब्रांस्टेड लोरी ने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए क्या बताया, बताइए, थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बताया उसने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में बताया। बच्चों संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या बताया, तो मैंने सिंपल सा उसके अंदर बताया कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं कि अगर किसी एसिड में से हम लोग H+ निकाल दें या OH जोड़ दें तो क्या हो जाता है, संयुग्मी अम्ल से संयुग्मी क्षार बन जाता है। और अगर क्षार में से OH निकाल दें या H+ जोड़ दें तो क्या हो जाता है, संयुग्मी अम्ल बन जाता है बच्चों। और यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखनी थी, वो मैंने बता दिया था आपको कि अगर अम्ल प्रबल होगा तो संयुग्मी क्षार दुर्बल होगा, और अगर अम्ल दुर्बल होगा तो संयुग्मी क्षार क्या होगा बच्चों, प्रबल होगा। समझ में आ गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद बताया मैंने टाइप ऑफ सॉल्वेंट, और टाइप ऑफ सॉल्वेंट कितने टाइप बताया आपको, 6 टाइप के लिखे हुए। एक बार चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है बच्चों। चलें अपन आगे। इसके बाद में जो तीसरी थ्योरी जो मार्केट में थी एसिड बेस की, वो थी लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। तो हेडिंग लिखेंगे लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, एसिड बेस थ्योरी ऑफ लुईस, एसिड बेस थ्योरी ऑफ लेविस, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। और ये लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत जो था बच्चों, इट इज द परफेक्ट थ्योरी ऑफ द एसिड एंड बेस। ये परफेक्ट थ्योरी थी। और इसने जब एसिड और बेस को डिफाइन किया तो इसने यूं कहा बच्चों, इसने अपने इलेक्ट्रॉन के बेस पर डिफाइन किया और कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो अम्ल कहलाएगा। और बेस की बात की इसने, क्षार की बात की कि इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ये क्या कहलाएगा बच्चों, क्षार कहलाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी, लुईस एसिड बेस थ्योरी थी, इट्स डिपेंड्स ऑन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो सब प्रोटॉन पे थी डिपेंडेड, ये सब किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज पे डिपेंड है बच्चों। दूसरी बात यह है कि एसिड को जब इसने डिफाइन किया तो सिंगल एग्जाम्पल नहीं दिया, जैसे उसने बाकायदा 3 लिस्ट दी ब्रांस्टेड लोरी ने, तो इसी तरीके से इसने भी अपनी डेफिनेशंस दी, 5 डेफिनेशंस दी बच्चों इसने। ये 5 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने एसिड को डिफाइन किया बच्चों। और इसके अंदर पहली थ्योरी ये बताई इसने कि जब भी कोई धनायन होगा, कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज होगी, कोई भी धनायन होगा, उसको क्या कहेगा, ये अम्ल कहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया Na+, ठीक है बच्चों, Mg+2, ठीक है बच्चों। उसके बाद में यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, Al+3। तो वो सारे कंपाउंड, वे सारे यौगिक जिसके ऊपर धनायन पाया जाता है, वो सब के सब कहलाते हैं आपके
क्या कहलाते हैं बताइए बच्चों, वो सब कहलाते हैं लुईस के अम्ल। दूसरा डिफाइन इसने किया कि वो जो हाइपोवेलेंट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट इन द सेंस ये हो गया आपका अष्टक न्यून यौगिक, अष्टक न्यून यौगिक, वो सारे यौगिक जिनमें अष्टक पूरा नहीं होता है, अष्टक न्यून होता है, वो सब के सब कहलाते हैं लुईस के अम्ल, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों आप लोग जानते हैं, जैसे ZnCl2 हो गया आपका, AlCl3 हो गया बच्चों आपका, ठीक है। ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। BeCl2 हो गया आपका। तो ये सारे एग्जाम्पल जिसके अंदर अष्टक पूरा नहीं होता है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस एसिड। तीसरी बात करें बच्चों इसके अंदर, तो तीसरी बात इसने बताई कि जो बहुआबंध बनाते हैं, बहुआबंध बनाते हैं, या यूं कह सकते हैं जिसमें दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्व पाए जाते हैं, मतलब वो कंपाउंड जिनमें जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, या यूं कहें जिसके अंदर अलग अलग विद्युत ऋणता वाले तत्व से आपस में जुड़ा हुआ कंपाउंड पाया जाता है, वो भी एसिड की तरह काम करते हैं। इसका फॉर सिंपल एग्जांपल जो बताऊं बच्चों में, वो एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे SO2, CO2। इन दोनों को ही डिफाइन नहीं कर पाए थे, कौन सा, ब्रांस्टलोरी भी डिफाइन नहीं कर पाया था, और कौन किसने डिफाइन नहीं किया था इसको, वो भी डिफाइन नहीं कर पाया था, कौन, Arrhenius, लेकिन इसने डिफाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, दिस थ्योरी आर इजीली एक्सप्लेन एसिड ऑन द बेस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर इसके बाद में हम लोग आगे चले बच्चों, तो इसके अंदर इसने कहा कि वो सभी यौगिक जिसके अंदर केंद्रीय परमाणु पर रिक्त डी कक्षक पाया जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। द कंपाउंड विथ सेंट्रल एटम कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल इज ऑल्सो नोन एज लेविस एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल आपका PCl5 हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका AsCl5 हो गया आपका। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, SF6 हो गया आपका, SF4 हो गया आपका, ठीक है बच्चों। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा वो कहलाएंगे आपके लेविस के एसिड। और उसके बाद में बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें, तो यूँ कह सकते हैं जिनके अंदर षष्टक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, वो भी कहलाते हैं आपके एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसमें सब में बायोमोशन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यूँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस 5 डेफिनेशन हो गई अम्ल की। और उन 5 डेफिनेशन में पहला क्या है, कोई भी धनात्मक स्पीशीज लुईस के अम्ल है। सेकेंड हो गया हाइपोवेलेंट, मतलब जिनमें अष्टक न्यून पाया जाता है, वो भी लुईस के एसिड हैं बच्चों। उसके अलावा जिसमें बहुआबंध पाया जाता है, एक से ज़्यादा बॉन्ड पाए जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं आपके लुईस के एसिड। इसके अलावा कोई भी केंद्रीय परमाणु, कोई भी यौगिक को जिसके केंद्रीय परमाणु के अंदर यूँ कह सकते हैं, जिसके केंद्रीय परमाणु के अंदर अगर मान लीजिए बच्चों हम यूँ कहें कि अगर रिक्त डी कक्षक पाया जाता है तो फिर वो भी एसिड है। और अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, षष्टक पाया जाता है, ठीक है बच्चों, वो भी आपके क्या कहलाते हैं, लेविस के एसिड कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग इतनी बातें कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेविस बेस के बारे में। यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके खास बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो आपको क्या करना है बच्चों, एक तो बेनिफिट्स क्या आते हैं आरएनएस थ्योरी के वो याद करने हैं, और लिमिटेशन क्या आती है वो याद करना है। ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी के अंदर अगर जब आप चलोगे तो ब्रांस्टेड-लोरी के अंदर आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है। संयुग्म में हम लोग संयुग्म क्षार का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ढंग से याद करना है कि प्रबल अगर हम लोग तो संयुग्म क्षार दुर्बल होगा, और ये दुर्बल होगा तो वो प्रबल होगा। अम्ल क्षार के साथ में सेम कंसेप्ट है, एक तो ये याद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको
उसकी लिस्ट जो बताई थी, उस लिस्ट में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ही बताया कि उसने अम्ल में भी रखा और क्षार में भी रखा। उसके अंदर PH4+ हो गया, NH4+ होगा, H3+ हो गया। ठीक है, ये ब्रांस्टेड लोरी के तो अम्ल हैं, लेकिन लुईस के अम्ल नहीं है। आपको नहीं दिखेगा कहीं भी, यहाँ प्लस है लेकिन वो वाले प्लस नहीं ले सकते। ठीक है, क्षार के बारे में हम लोग अगली बार करेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन करते रहिए, कोई भी डाउट्स आए तो आप लोग, व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है, आप यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके।